हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद आदित्य में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप इस टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ये केस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, जो कि कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट का पार्ट है। अब क्या होता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम में जब केस लिख कर आते हैं तो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है वो सही तरीके से हमें मालूम नहीं होता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि एक केस को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहला आता है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है कि किस कोर्ट ने उस केस को डील किया, साथ ही उस केस का ईयर क्या था, ये सब चीज़ें जो हैं वो साइटेशन में लिखी जाती है। फिर सेकंड पॉइंट जो आता है वो बेंच, कि कितने जज थे और कौन से जज थे जिन्होंने इस केस को देखा, सुना और इस पर डिसीजन दिया। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है कि तथ्य, उस केस से रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, जो मैटर है, वो सब चीज़ें तथ्य के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ें तो इशू, क्या इशू रेस किए गए, कोर्ट में क्या इशू आए, ये सब इश्यूज कहलाते हैं। फिर चौथे पॉइंट में देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ द अपीलांट, मतलब अपीलांट जो है, जिसने अपील लगाई है कोर्ट में, उसके द्वारा कौन से आर्ग्यूमेंट किए गए। फिर इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये जानिए आप पहले कि अपीलांट क्या होता है। अपीलांट वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट में अपील लगाता है और उसकी जो अपोजिट पार्टी है उसको हम रेस्पोंडेंट कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अपीलांट, मतलब अपीलांट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, उसके बाद रेस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट समझेंगे और फिर एट द एंड क्या जजमेंट आया, क्या डिसीजन हेल्ड हुआ उस केस में, वो समझेंगे। तो ये सब जो पॉइंट है केवल इस केस में नहीं बल्कि हर एक केस में आप डालेंगे तो इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए इस केस को डिस्कस करते हैं। तो इस केस की जो साइटेशन है वो इंडियन लॉ रिव्यू है और 1903 इसका ईयर है। और जो आगे जो लिखा गया है 30 कैल 539 PC, तो ये लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अब बेंच के बारे में बता दूं। अब कई लोग बोलते हैं कि अब उसमें बहुत सारे जज बैठे हैं, अब सबके नाम थोड़ी ना याद हो जाएंगे। तो बेंच लिखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब इस केस की जो बेंच थी वो थी लॉर्ड मैकनॉटन मैकनॉटन, ये जज थे। लॉर्ड डेवी थे, लॉर्ड लिंडले थे, सर फोर्ड नॉर्थ थे, सर एंड्रू स्कॉबल थे, सर एंड्रू एंड्रू विल्सन जेजे थे। तो ये आप जनरली यदि आपको याद आ जाए, एग्ज़ाम में आसानी से याद हो जाए तो आप लिख लीजिए, बाकी कोई प्रेशर नहीं है इसको याद करने का। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फैक्ट, कि क्या फैक्ट थे उस केस में, ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस केस को डिस्कस करते हैं, इस केस के फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो धर्मोदास घोष रिस्पोंडेंट थे इस केस में, वो माइनर थे। अब माइनर क्या होता है? माइनर वह पर्सन होता है जो 18 ईयर्स से कम का होता है। और ये कहाँ पढ़ा है हमने? तो ये पढ़ा है हमने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, सेक्शन 3 में। तो इस केस का जो फैक्ट है वो ये है कि धर्मोदास घोष रिस्पोंडेंट थे इस केस में, वो माइनर भी थे और वो सोल ऑनर थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के। और जो मदर थी ना धर्मोदास घोष की, वो ऑथराइज थी कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा एज ए लीगल कस्टोडियन ऑफ धर्मोदास घोष। जो सेकंड पार्टी थी इस केस में वो थी ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त क्या थे? एक मनी लेंडर थे। और जो केदारनाथ थे वो एक्टेड एज अ अटर्नी ऑफ ब्रह्मोदत्त, मतलब कि जितने भी ब्रह्मोदत्त के मनी लैंडिंग से रिलेटेड जो मैटर है वो केदारनाथ डील करते थे। मोहरी बीबी कौन थी? मोहरी बीबी थी ब्रह्मोदत्त की वाइफ। ठीक है। तो यहाँ पे तीन फैक्ट देखिए, आसान है। तीन फैक्ट हैं कि जो धर्मोदास घोष थे वो माइनर थे, वो सोल ओनर थे अपने प्रॉपर्टी के, और उनकी मदर जो थी वो कस्टोडियन थी, ऑथराइज की गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट से। फिर जो ब्रह्मोदत्त थे वो मनी लैंडर थे, और केदारनाथ क्या थे? उनके
अटर्नी थे ब्रह्मोदत्त के, मतलब उनके जो मनी लैंडिंग से रिलेटिव वर्क है उसको डील करते थे। वहीं मोहरी बीबी, तो मोहरी बीबी को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि केसी का टाइटल मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है। तो मोहरी बीबी कौन थी? मोहरी बीबी थी वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त। अब इस केस में हुआ क्या, ये समझते हैं। तो इस केस में ये हुआ, जब धर्मोदास माइनर थे वो एक एग्रीमेंट में एंटर कर गए। किसके साथ? ब्रह्मोदत्त के साथ, जो क्या थे? मनी लैंडर थे। क्या था इनके बीच में एग्रीमेंट? तो इनके बीच में एग्रीमेंट था 20,000 अमाउंट जो है लोन का उसको सिक्योर करने का। और कितने इंटरेस्ट पर? 12%। 12% इंटरेस्ट पर ईयर पर हो गया। तो इस केस में यही था। ब्रह्मोदत्त जब माइनर, सॉरी धर्मोदास घोष जब माइनर थे तो वो एंटर कर गए कॉन्ट्रैक्ट में ब्रह्मोदत्त के साथ, रिलेटिंग टू सिक्योरिंग अ लोन ऑफ अमाउंट ऑफ 20,000। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि ब्रह्मोदत्त जब वहाँ पर उपस्थित नहीं थे तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ना मॉर्गेज का, वो उनके अटर्नी जो थे केदारनाथ के द्वारा हो रहा था। अब मॉर्गेज क्या होता है? तो जब भी देखिए, एक प्लेज वर्ड होता है और एक मॉर्गेज होता है। तो जब आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखते हैं तो वो गिरवी वर्ड जो होता है उसको प्लेज बोलते हैं, और मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो ये भी समझिए कि जब ब्रह्मोदत्त बाहर थे तो जो ट्रांजैक्शन डीलिंग हो रही थी वो केदारनाथ के द्वारा हो रही थी, जो उनके अटर्नी थे। लेकिन जब ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं था, ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान चल रहा था, उस टाइम पर जो धर्मोदास घोष की मदर थी, उनका नाम था गजेंद्र नंदिनी, एक लेटर सेंड किया, एक नोटिस सेंड किया केदारनाथ को। और उस नोटिस में उनने क्या लिखा? उस नोटिस में उन्होंने लिखा कि जो धर्मोदास घोष हैं वो माइनर हैं, उनकी माइनॉरिटी से रिलेटेड उन्हें नोटिस दिया केदारनाथ को। अब केदारनाथ को तो इसकी जानकारी हो गई कि धर्मोदस क्या है? माइनर है। अब एक डेट नोट कर लेना, ऑन 10 सितंबर 1895, इम्पॉर्टेंट डेट है। इस डेट में क्या हुआ? धर्मोदास घोष जो हैं वो अपनी मदर के साथ, जिनका नाम क्या था? गजेंद्र नंदिनी, एक सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट ब्रह्मोदत्त। ठीक है, एक सूट फाइल करते हैं ब्रह्मोदत्त। तो इस केस के फैक्ट तो हो गए, आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इस केस में क्या इशू रेज्ड हुए, क्या इशू कोर्ट के सामने आए, तो इसको भी जान। तो दो इशू, इम्पॉर्टेंट दो इशू थे कि क्या जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन, मतलब कि क्या डिफेंडेंट जो है इस केस में वो लायबल हैं कि वो अमाउंट ऑफ लोन रिटर्न करवाएं, या फिर जो उनके बीच में मॉर्गेज कमेंस्ड हुआ ना वो वॉइडेबल है या फिर नहीं है। तो दो इशू थे ब्रीफ में कि डिफेंडेंट लायबल होगा क्या वो अमाउंट को रिटर्न करने में, और या फिर जो उनके बीच में मॉर्गेज जो एग्रीमेंट जो वो हुआ वो वाइडेबल है या फिर नहीं है। अब देखते हैं जो अपीलांट थे। अपीलांट कौन थे? अपीलांट थे हमारे धर्मो ब्रह्मोदत्त थे हमारे अपीलांट, और रेस्पोंडेंट कौन थे? ब्रह्मोदत्त थे। तो अपीलांट के क्या आर्गुमेंट थे, मतलब कि ब्रह्मोदत्त के क्या आर्गुमेंट थे? तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि जो रेस्पोंडेंट था, मतलब धर्मोदास घोष जो थे वो मेजर थे जब वो मॉर्गेज एग्जीक्यूट हुआ, मतलब जब उस मॉर्गेज का एग्जीक्यूट का जो हिंदी है, लीगल हिंदी है, उसको हम निष्पादन बोलते हैं। तो जब उसका निष्पादन हुआ मॉर्गेज का, तो रेस्पोंडेंट क्या थे? मेजर थे। और उन्होंने ये भी बात कही कि ना तो अपीलांट ने ना उनके एजेंट ने कोई भी नोटिस भेज, उनको कोई भी नोटिस मिला कि रेस्पोंडेंट जो है माइनर है। अब देखते हैं रेस्पोंडेंट ने क्या आर्गुमेंट दिए। तो ब्रह्मोदत्त और उनके जो एजेंट थे केदारनाथ, उनको ये नॉलेज था, मतलब जो रेस्पोंडेंट हैं वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि ब्रह्मोदत्त और केदारनाथ को ये नॉलेज था कि रेस्पोंडेंट की एक्चुअल एज क्या है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज। और इन्होंने ये पॉइंट भी रखा अपना कि रेस्पोंडेंट जो थे वो माइनर थे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। तो सबसे पहले ये जो
वर्डिक्ट है, ये जो केस है, ये जो मामला है, वो ट्रायल कोर्ट में चला। और इस ट्रायल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो मॉर्टगेज डीड वो हुई थी, एग्जीक्यूट हुई थी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच, वो वॉइड है। लेकिन जो ब्रह्मोदत्त थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए इस वर्डिक्ट से ट्रायल कोर्ट के। तो क्या उन्होंने अपील फाइल की कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीज़न था वो एग्री कर गया विद द ट्रायल कोर्ट डिसीज़न। तो उन्होंने भी कह दिया कि भैया जो डिसीज़न ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसे हम मानते हैं, और जो ब्रह्मोदत्त की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। अब फिर भी ब्रह्मोदत्त सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रिवी काउंसिल गए और वहाँ पर भी अपील लगाई, और फिर प्रिवी काउंसिल ने उनकी अपील को फिर से डिसमिस कर दिया और ये कह दिया कि एक माइनर के बीच में और एक मेजर पर्सन के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और एक पॉइंट जो मुझे लिख देना था फैक्ट में, वो मैं भूल गया था, कि जब अपील लगाई जा रही थी ना प्रिवी काउंसिल में, तो जो डिफेंडेंट थे वो डाइड, मतलब ब्रह्मोदत्त जो थे वो डाइड हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, वो नहीं रहे उस दुनिया में। और उनकी जो अपील है ना, वो फिर किसके द्वारा प्रोसिक्यूट की गई, किसके द्वारा अ, आगे चली, तो उनके एग्जीक्यूटर्स के द्वारा। इसलिए इस केस का नाम भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोदत्त वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, क्योंकि प्रिवी काउंसिल में जब अपील लगा रहे थे उस टाइम पर ब्रह्मोदत्त नहीं थे, उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम पे उनकी जो एग्जीक्यूटर हैं, जो उनके सक्सेसर हैं, जो कि उनकी वाइफ थी मोहरी बीबी, उनके द्वारा ये केस चला। और इस केस से जो एक क्रक्स निकल कर आता है, और वो आप नोट डाउन करिएगा कि माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो। अब इसका मतलब क्या है कि माइनर से की गई कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट शून्य होता है बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही। और जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए ना इस केस में, साइटेशन बताया, बेंच बताई, फिर हमने फैक्ट बताए, फिर हमने इशू जो रेज्ड हुए कोर्ट के सामने वो बताए, फिर जो आर्ग्यूमेंट आए कहाँ से, अपीलेंट साइड से, वो बताए, फिर रिस्पोंडेंट साइड से जो आर्ग्यूमेंट आए, और जो फिर जजमेंट आया। तो ये सब हर केस में आप लिख के आइए, उससे बहुत अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ता है। बेंच बेंच का एक वो रहेगा कि बेंच बहुत सारी होती है, कई केस में बहुत सारी। अ, अब कोई 15-20 जज की बेंच बैठ गई तो कहाँ तक नाम याद रखेंगे, तो बेंच को आप छोड़ भी सकते हैं लिखना, लेकिन आप फैक्ट लिखिए, उसके इशू लिखिए, और जजमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू।